वेलकम टू ओनली आईएएस। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 की जो आंसर की है ये उसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आप देख चुके हैं जिसमें 1 to 25 के क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। अगर आपने उस पार्ट को अभी भी नहीं देखा है तो आप उसे कवर कर लीजिएगा। ये सेट सी है, सी सेट के क्वेश्चंस हम हैंडल कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 26 क्वेश्चन के बारे में। जो 26 क्वेश्चन है वो स्टील स्लैग के बारे में है। स्टील स्लैग का मतलब है जब हम स्टील बनाते हैं तो उसके दौरान जो उसका रेसिड्यू बचता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये जो मटेरियल है इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है ये आपसे पूछा गया है। 3 ऑप्शंस हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल और तीसरा है प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि 3 के तीनों जो स्टेटमेंट हैं गिवन वो करेक्ट हैं। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है विद लिंक, और ये सारी चीज़ें इसी एक्सप्लेनेशन में जब आप खोलेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ स्टील स्लैग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तीनों ही फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट इज़ गिवन हियर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज़ 27 क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो मस्क डियर है वो इन चारों जगहों में से, प्रोटेक्टेड एरियाज में से कहाँ मोस्ट लाइकली पाया जाएगा। ऑप्शंस में अस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और मानस नेशनल पार्क है। अगर आप सही जवाब की बात करें तो सही जवाब ए है, यानी कि 1 and 2 ओनली। ये दोनों इनकरेक्ट हैं। अस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तराखंड में है, आपको मस्क डियर वहाँ पर मिल जाएंगे और गंगोत्री नेशनल पार्क में भी मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन लिंक्स का इस्तेमाल करके इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो सही जवाब ए होगा, 1 and 2 ओनली। यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ 28th क्वेश्चन में रूरल रोड कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है। आपसे पूछा गया है कि हम ऐसा कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करें या कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें जिससे हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर सकें और जो कार्बन फुटप्रिंट है उसे भी रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें। तो 5 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ए, यानी कि 1, 2 एंड यहाँ पर आंसर ए है तो 3 भी आएगा। ये चौथा और पाँचवा गलत है। कॉपर स्लैग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कॉपर रेसिड्यू का जो कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें जो डामर होता है उसे बिना गर्म किए रोड तैयार किया जाता है। तो डामर को गर्म करने से जो गैसेस निकलती हैं, केमिकल गैसेस या हार्मफुल गैसेस, वो नहीं निकलती। जियो टेक्सटाइल का इस्तेमाल भी रोड्स के लिए किया जा रहा है हाल फिलहाल में, और वो काफ़ी बेहतर है, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है। अगर हम डामर को गर्म करते हैं तो उसमें कई तरीके की हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, और सीमेंट को जब प्रोसेस किया जाता है रोड बनाने के लिए तब भी कई तरीके की गैसेस निकलती हैं। तो प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है, जो कार्बन फुटप्रिंट है वो इन्हेंस होता है। तो ये दोनों गलत होगा। शुरू के तीनों सही हैं, तो सही जवाब ए ही निकलेगा, दैट विल बी 1, 2 एंड 3। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 29th क्वेश्चन। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट कंसीडर करने के लिए कहा गया है। कोल एश कंटेन्स आर्सेनिक, लेड एंड मरकरी। कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट। और तीसरा है हाई एश कंटेंट इंडियन कोल में मिलता है। सही जवाब डी है। 3 के तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यहाँ पर तीनों की इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड है विद 3 सोर्सेस। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है जो इसको सही बताता है और इसके लिए यहाँ पर सोर्स गिवन है, और दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सोर्स गिवन है, और तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इंडियन कोल में हाईएस्ट कंटेंट होता है, दैट्स वाई वो थोड़ा कम इफिशियंट होता है। ये अक्सर हम पढ़ते रहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट बायोकार। जो बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स होते हैं उन्हें डिग्रेड करके बायोकार तैयार किया जाता है। फार्मिंग में इसका कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट गिवन है। पहला तो ये है कि वर्टिकल फार्मिंग में इसका इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा ये है कि जो बायोकार है ये ग्रोविंग मीडियम हो सकता है नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। और तीसरा है कि जब बायोकार का इस्तेमाल किया जाता है तो हम वाटर जो है वो लंबे समय तक रिटेन हो पाता है। यहाँ पर सही ऑप्शन डी है, यानी कि 3 के तीनों स्टेटमेंट जो गिवन है वो करेक्ट हैं। इसका एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र के तौर पे भी ये वाटर को ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन कर सकता है। ये इसकी मेरिट्स हैं, और इनकी मेरिट्स को एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर 2 लिंक्स दिए हैं जो इन तीनों इन्फॉर्मेशंस को वेरीफाई करते हैं, और आप इसे चेक भी कर पाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ 31 क्वेश्चन। ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट के बारे में है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया जाता है टू इंश्योर सम काइंड ऑफ रिटर्न, जो एसेट का क्रिएशन करे जिससे कुछ फ़ायदा मिले। तो अगर एमएसपी दिया जा रहा है तो इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होता और ना ही कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, तो आप इसे क्रॉस कर सकते हैं।
अगर आपने एक क्रॉस कर दिया तो आपका आंसर सीधे सीधे निकल के आ जाता है 2, 3 एंड 6। तो आंसर सी है, ये तो पहले वाले से ही ड्रॉ हो गया। बाकी अगर आप आगे का भी देखना चाहेंगे तो समझ सकते हैं। अगर पैक्स में यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ में कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है तो डेफिनेटली उससे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। सोशल कैपिटल डेवलप कर रहे हैं तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं फार्मर्स को तो फ़ायदा ये लॉन्ग टर्म का नहीं है। इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, लोन वेवर से भी एसेट क्रिएट नहीं होता। कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी अगर डेवलप कर रहे हैं तो एसेट क्रिएट हो रहा है, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट, अगर सरकार पैसे उसके लिए दे रही है तो यहाँ पर 2, 3 एंड 6 आंसर निकलेगा और बाकी आंसर तो आपका पहले से ही ड्रॉ हो जाएगा। वैसे देखिए, ये जो पेपर था 2020 का, ये कंपैरेटिवली टफ था अगर आप लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में देखें तो। बाद में आंसर्स को ड्रॉ करना या उसे देखना, इसमें तो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं देन यू फील कि हाँ, क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े बहुत टफ तो डेफिनेटली हैं। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है 32 पर, यहाँ पर हम सेट सी की बात कर रहे हैं, तो ये जो 32nd क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये सेट सी में है। यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात की गई है। 3 स्टेटमेंट हैं। पहला ये है कि ये प्रेजेंट रिस्क जो है किसी भी फर्म का, वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है किसी बैंक को कि वो लोन दें या ना दें। दूसरा ये है कि ये इमर्जिंग रिस्क को भी इवेलुएट कर सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि किसी फर्म का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो उतना जितना ज़्यादा होगा, उसकी जो डेट पे करने की एबिलिटी है वो उतनी ही वर्स होगी, ख़राब होगी। अगर आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब समझते हैं तो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं समझते हैं तो आपको समस्या होगी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये कैपेबिलिटी होती है किसी भी फर्म की या इंडिविजुअल की कि वो जो लोन लेगा उसका इंटरेस्ट चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। दैट डिपेंड्स ऑन योर बेनिफिट। आपकी जो सेविंग है, बेनिफिट है, उस पर डिपेंडेंट है कि आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना बढ़िया है। अब ये ज़्यादा और कम का देखिए, तो इससे ये तो अंदाज़ा लग गया कि ये दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। कोई भी फर्म लोन उसको दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, इसके लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें जानकारी दे देता है। रही बात तीसरे की, आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर ज़्यादा है तो मतलब आपको लोन दिया जा सकता है, आपकी पे करने की एबिलिटी बेहतर है, तो ये इस लिहाज से गलत हो जाता है। यहाँ पर स्टेटमेंट को उलट दिया गया है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि आपने 50,000 का लोन लिया है और आपका जो प्रॉफिट है वो 25,000 का है, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5। लेकिन अगर आपका 50,000 का लोन है और आप या 50,000 आपको ब्याज चुकाना है और आपका जो प्रॉफिट है वो भी 50,000 का ही है, तो आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। मतलब आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर ज़्यादा है तो आपकी पे करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि आपकी इनकम 50,000 है या सेविंग 50,000 है, प्रॉफिट 50,000 है। और अगर 25,000 ही है तो आपका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आएगा वो 0.5 आएगा, यानी कि कम आएगा। लो होने पर आपकी स्थिति खराब होगी और हायर होने पर अच्छी होगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर इसे उल्टा लिखा गया है। तो सही जवाब क्या निकल रहा है? ए, 1 and 2 ओनली, इट्स गिवन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 33 क्वेश्चन में आपसे पूछा ये गया है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स या पॉलिसीज़ हैं जो कि इंडिया में जो राइस का प्राइस है उसे अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर बढ़ने या घटने की बात नहीं हो रही है, पॉइंट टू बी नोटेड हियर। प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा इसकी बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। रेदर जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि अफेक्ट कैसे होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर सरकार देती है तो डेफिनेटली प्राइसेस घटते हैं, और नहीं देती है तो फिर किसानों को प्रॉब्लम होती है। गवर्नमेंट ट्रेडिंग, अगर सरकार ट्रेड करती है तो उसका मतलब उससे फ्लक्चुएशन आता है प्राइस राइज में, और वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गिवन है। आपको जो इसका PDF मिलेगा उसमें आप इसे देख सकते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग, अगर सरकार किसी प्रोडक्ट को स्टॉक पाइल करके रख लेती है लंबे समय तक तो डेफिनेटली उसके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, और बाद में जब उसे रिलीज़ करेंगे तो वो जो प्राइसेस हैं वो गिर जाएंगे। उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर देखिए गिवन है, आप इसे पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसमें अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा चौथा टॉपिक है या चौथा पॉइंट है हम उसे देखते हैं। चौथा पॉइंट है कंज्यूमर सब्सिडीज़। अगर गवर्नमेंट हमें PDS में सब्सिडीज़ वगैरह देती है तो उससे प्राइसेस पर प्रभाव तो पड़ता ही है। तो ये चार के चारों ही जो गिवन पॉइंट्स हैं वो करेक्ट हैं, और सही जवाब हमारा डी है। ऑल 1, 2, 3 and 4 आर करेक्ट। बाकी यहाँ पर इसको जस्टिफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट भी अटैच कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में 3 स्टेटमेंट हैं। पहला ये है, द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड इन लास्ट डिकेड। देखिए, ऐसे स्टेटमेंट पर तो आप थोड़ा बहुत अवेयर हो ही जाते हैं कि बहुत कम संभावना है कि 10 सालों तक लगातार इंक्रीज़ हो या फिर डिक्रीज़ हो। इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना ही चाहिए।
तो इस लिहाज से ये जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी आप क्रॉस कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इसके लिए एविडेंस चाहिए तो यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा कि 10 सालों में 13-14 के समय कुछ ऐसे ईयर्स रहे हैं जब जो इंडो चाइना या इंडो श्रीलंका ट्रेड की बात हो रही है, इंडो श्रीलंका जो ट्रेड है वो डिक्रीज किया है। तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज तो नहीं है, उसके लिए एविडेंस भी अटैच्ड है और बाकी जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी ये गलत लग ही रहा है। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, टेक्सटाइल और टेक्सटाइल आर्टिकल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट ट्रेड आइटम्स हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ये ट्रू है। बांग्लादेश टेक्सटाइल में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ये तो हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट ये है कि पिछले 5 सालों में नेपाल जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है इंडिया का साउथ एशिया में, ये गलत है क्योंकि ये बांग्लादेश है। तो सही जवाब आपको 2 ओनली मिलेगा, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर अवेलेबल है, सही जवाब बी है, दैट इज ऑल्सो गिवन देयर। यहाँ पर देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th, इसमें G20 कंट्रीज़ के बारे में पूछा गया है। यूपीएससी पहले ऐसा नहीं करती थी, पहले वो यूजुअली ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ही मेंबर्स के नाम आपसे पूछते थे जिनकी संख्या 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, बट वो थोड़ा ट्रेंड बदल रहे हैं, वो 20 तक पहुंच गए हैं। मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 20 मेंबर्स हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको उनके मेंबर्स के नाम पता हों। खैर फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसे पता होगा वो कर पाएगा, जिसे नहीं पता होगा वो डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर है, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और टर्की। जो G20 की मेंबर कंट्रीज़ हैं वो आपको कहीं भी मिल जाएंगी, तो उसके लिए किसी एविडेंस की आवश्यकता नहीं है, उनके नाम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी लिख दिए गए हैं। 36 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में पूछा गया है, जो कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट देता है फार्मर्स को। वो किस पर्पज से दे सकता है, ये यहाँ पर आपको पूछा गया है। 5 पॉइंट्स हैं आपके लिए। वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट, फार्म एसेट को मेंटेन करने के लिए वो पैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मांग सकते हैं। हार्वेस्टर या ट्रैक्टर खरीदने के लिए, फार्म हाउस होल्ड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस के लिए और फैमिली हाउस या विलेज कोल्ड स्टोरेज के मेंटेनेंस के लिए, सेटअप के लिए। तो बताइए कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। यहाँ पर देखिए इसका जो सही जवाब है, आपने जो भी टिक किया हो वैसे बताना नहीं है आपको, आप सॉल्व कर चुके हैं अपने एग्जाम में, आदत पड़ गई है पूछने की। इसका सही जवाब बी है। अब आप इसे वैसे भी समझ सकते थे अगर आपको इतनी सी जानकारी हो कि किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख तक का लोन दिया जाता है, तो 3 लाख में कोई ट्रैक्टर और हार्वेस्टर तो आपको मिलने वाला नहीं है, तो ये आप क्रॉस कर दो। और 3 लाख में आप अपना मकान तो बना नहीं लेंगे या कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज तो तैयार कर नहीं लेंगे, तो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। इस अंडरस्टैंडिंग से भी आप इसे क्रॉस कर सकते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर अवेलेबल है और विकासपीडिया का एक लिंक भी दे दिया गया है जो कि इस इन्फॉर्मेशन को जस्टिफाई करता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37th, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो फूड आइटम्स हैं CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, उसका वेटेज जो है वो WPI से ज़्यादा है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। CPI में जो वेटेज है वो 45.86% का है, जबकि WPI में 24.40% का है, तो ये वाला सही हो गया। दूसरा, WPI डज नॉट कैप्चर चेंज इन प्राइस ऑफ सर्विसेज। अब आपको पता है, आपने पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा, और नहीं पता था तो कोई बात नहीं है, अब तो एग्ज़ाम हो ही गया है। ये वाला स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट है। जो CPI है वो सर्विसेज में करता है, लेकिन WPI जो इवेल्युएशन है वो केवल गुड्स में करता है, सर्विसेज में नहीं करता है। तो WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ सर्विसेज, तो ये भी सही हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नाउ अडॉप्टेड WPI, नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी भी CPI में इवेल्युएशन करता है, रघुराम राजन जी के आने के बाद से ही। थोड़ा सा ड्रिफ्ट भी रहता है इस बात को लेकर सरकार और RBI के बीच में, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। सही जवाब ए 1 और 2 निकलेगा। बाकी लिंक्स एंड एक्सप्लेनेशन इज गिवन हियर। यहाँ पर देखिए 38 क्वेश्चन में आपके सामने रिवर और वो कहाँ फ्लो करती है ये पूछा गया है। पहला है मेकोंग रिवर, अंडमान सी। ये जो है ये गलत है क्योंकि मेकोंग रिवर जो है वो साउथ चाइना सी में जाती है। और दूसरा है थेम्स, ये इरिस सी में नहीं जाती है, रदर ये नॉर्थ सी में जाती है, ये भी गलत है। ये दो के दोनों सही हैं, तो सही जवाब आपका निकल के आएगा C 3 और 4 ओनली, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39th, यहाँ पर हमसे पूछा गया है, लेट्स सी, थोड़ा सा इसे ऊपर करके देखते हैं। 39th पहला स्टेटमेंट ये है कि ऑल सीरियल्स की यहाँ पर बात की गई है। लेट मी टेक अ पेन। हाँ, ऑल सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, द प्रोक्योरमेंट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनलिमिटेड। और दूसरा ये है कि सीरियल और पल्सेस के केस में जो MSP है वो स्टेट और UT फिक्स करते हैं इस लेवल पे कि वहाँ पे मार्केट प्राइस कभी भी ना पहुँचे। अब देखिए इन्फॉर्मेशन जिसे है वो तो इसे कर सकता है करेक्ट, बट इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो जनरल अंडरस्टैंडिंग से हम समझते हैं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट की गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ पे सबसे पहले तो ऑल सीरियल्स ये एक्सट्रीम है, और दूसरा अनलिमिटेड, ये दो के दोनों बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड्स हैं जो इसे गलत करते हैं। और यहाँ पर मार्केट प्राइस विल नेवर राइज, अब ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है।
तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप ये दोनों क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो के दोनों जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं वो इनकरेक्ट हैं और पीआईबी का लिंक यहाँ पर आपके सामने रखा गया है फॉर एक्सप्लेनेशन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40th, इसमें इंडियन इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से आपसे 4 स्टेटमेंट पूछे गए हैं। कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, ये सही है। तो ये आपका जो पहला होगा ये तो करेक्ट निकलेगा। जो दूसरा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अ कॉर्पोरेशन, ये गलत है क्योंकि एक प्रकार का शॉर्ट और मीडियम टर्म इंस्ट्रूमेंट है, तो ये भी क्रॉस हो गया। कॉल मनी जो है वो तो शॉर्ट टर्म है, अगर उन्हें शॉर्टेज होता है तो फिर वो पैसे अवेल करते हैं, ये सही है। और जो चौथा है ज़ीरो कूपन बॉन्ड, ये गलत है बिकॉज ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं होते, यहाँ पर आपसे शॉर्ट टर्म कहा गया है। तो सही जवाब निकल के आएगा सी, यानी कि 1 और 3 ओनली। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है 41, ये एफडीआई के बारे में है। पूछा गया है कि जो एफडीआई है उसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टेटमेंट है, किसको हम मेजर कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर कर सकते हैं। पहला तो ये है कि इट इज़ द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इसेंशियली इन लिस्टेड कंपनी, ये गलत है क्योंकि अनलिस्टेड कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट होता है तो उसे भी एफडीआई ही कहा जाता है, तो आप इसे क्रॉस कर सकते हैं। इट इज़ लार्जली अ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, ये सही है और इसके लिए पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है जो इस बात को इंश्योर करता है कि ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो होता है और उसका लिंक भी यहाँ पर गिवन है। तो सही जवाब इसका आपको बी मिल ही गया है, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर दैट इज़ गिवन हियर। जो अगला क्वेश्चन है दैट इज़ 42nd क्वेश्चन जो है, यहाँ पर आपके सामने 4 स्टेटमेंट हैं और ये 4 के चारों स्टेटमेंट इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में है। पहला स्टेटमेंट यह है कि इंडिया का जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है वो इसके इंपोर्ट से कम है। जानकारी ना भी हो तो इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपको लगती है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से कम तो है, दैट्स ट्रू। और अगर ये ट्रू है तो फिर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर है वो ये पहला वाला तो सही निकलेगा। दूसरा, इंडिया का जो इंपोर्ट है आयरन और स्टील, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स में, ये हाल के सालों में डिक्रीज़ हुआ है, ये गलत है। इसके लिए हमारे पास एक चार्ट अवेलेबल है इन द एक्सप्लेनेशन कॉलम। यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है कि कैसे जो हमारा एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर देखिए आप, ये दूसरा स्टेटमेंट है इंडियाज इंपोर्ट इन आयरन एंड स्टील। तो आयरन और स्टील में जो हमारा रीसेंट ईयर्स में इंपोर्ट है, इंपोर्ट की बात की जा रही है, वो देखिए 2018 में 63-61 मिलियन है, फिर 80-32 हो गया है, तो ये यहाँ से बढ़ गया और फिर घट गया। तो वी कैन नॉट से कि ये रीसेंट ईयर्स में डिक्रीज़ हुआ है, बिकॉज इंक्रीज़ भी तो हुआ है ना 63 से 80, और रीसेंट ईयर्स में केवल 19-20 तो आएगा नहीं, उसके पहले के ईयर्स भी आ जाएंगे, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा ये है कि इंडिया का एक्सपोर्ट सर्विसेज में इंपोर्ट से ज़्यादा है, सर्विसेज में इंडिया अच्छा परफॉर्म करता है, आपको पता है, ये सही है। और चौथा ये है कि इंडिया ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट करंट अकाउंट में सफ़र करता रहता है। अब ये तो चिरकालिक सत्य है, आज तक हम इससे और कम नहीं कर पाए हैं, तो ये सही है। डी 1, 3 और 4 इज़ द करेक्ट आंसर। जो 43rd क्वेश्चन है वो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के बारे में है। सिंपल गूगल सर्च करेंगे कहीं भी मिल जाएगा, क्रूड ऑयल से रिलेटेड है ये। वैसे मैंने इन्वेस्टोपीडिया का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है जो इस बात को जस्टिफाई करता है। जो 44th क्वेश्चन है, यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल डेट के बारे में बात की गई है। नॉन फाइनेंशियल डेट ऐसे डेट जो किसी भी फाइनेंशियल एंटिटी के द्वारा नहीं दिए गए हैं बल्कि नॉन फाइनेंशियल एंटिटी के द्वारा दिए गए हैं। देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज टू डिटरमाइन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज़। ये तीन के तीनों ही जो डेट यहाँ पर आपको दिए गए हैं ये नॉन फाइनेंशियल डेट की कैटेगरी में आते हैं और इसके लिए एक्सप्लेनेशन, सोर्स एंड लिंक यहाँ पर अवेलेबल है। डी इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 और 3। जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हमारे कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स तो IAEA सेफगार्ड में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, रीज़न क्या है। तो इसका जो सही जवाब है वो बी है, क्योंकि जब हम यूरेनियम इंपोर्ट करते हैं तो सर्टेन इंटरनेशनल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं, उसी के प्रावधान स्वरूप हमें वो IAEA के सेफगार्ड में रखने पड़ते हैं। लेकिन जो हम डोमेस्टिक यूरेनियम से रन करते हैं उसके लिए हमें दिक्कत नहीं होती डोमेस्टिक सप्लाई से। यही रीज़न है कि कुछ जो रिएक्टर्स हैं वो IAEA के सुपरविज़न में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। तो बी हमारा सही जवाब निकल के आ जाएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर अवेलेबल है। जो 46 क्वेश्चन है वो ट्रिम्स के बारे में है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स के बारे में। मेजर्स की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, यू कैन करेक्ट इट। वैसे आपको आंसर ही देखना है। पहला ये है कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर प्रोहिबिटेड। ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है,
क्योंकि हमारा जवाब 1 एंड 3 है और इसके लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इनफैक्ट WTO का सोर्स है, बट अगर आप इस पर ना भी जाएं, मैं सिंपली सेकंड पर आता हूँ। टू अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज दे अप्लाई, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। WTO का सोर्स यहाँ पर आपके सामने रखा गया है और इस लाइन में साफ साफ लिखा गया है कि इट डज नॉट अप्लाई टू सर्विसेज। तो आप सेकंड इस सोर्स के बेसिस पे क्रॉस कर सकते हैं और सेकंड को जैसे ही आपने क्रॉस किया आपका आंसर ऑटोमेटिकली 1 एंड 3 निकल आएगा, क्योंकि बाकी सब में सेकंड है और ये जस्टिफाइड सोर्स है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो सही जवाब 1 एंड 3 निकल के आएगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। आपको बाकी नहीं भी देखना है तो आप इस सोर्स को, वैसे तीसरा भी जस्टिफाइड है कि वो सही है और उसके लिए भी सोर्स अवेलेबल है, WTO का ही सोर्स है तो क्रेडिबल है। जो अगला क्वेश्चन है उसमें यह पूछा गया है कि अगर RBI एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाना चाहता है तो उसे क्या नहीं करना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला, उसे यहाँ पर देखिए, हाँ, जो हमारा सही जवाब है दैट इज बी, यानी कि 2 ओनली। तो क्या नहीं करना चाहिए, उसे स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि SLR को कट करना चाहिए। हाँ, कट करना चाहिए। तो नहीं वाले में तो आंसर हमारा ये नहीं निकलेगा। कट करेंगे तभी तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी बनेगी। दूसरा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को इंक्रीज कर देना चाहिए। नहीं, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। बाकी जो तीसरा वाला है ये तो मतलब गलत हो ही गया, तो कुल मिला के ये आंसर नहीं है। बाकी कट करना चाहिए, तो नहीं में हमारा जवाब सेकंड निकलेगा, 2 ओनली। अब आइए 48th क्वेश्चन देखते हैं कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो 1991 में आया उसके बाद के बारे में 3 स्टेटमेंट कंसिडर करने हैं। हम तीसरे और चौथे क्वेश्चन पे जाते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। रूरल एरियाज में जो नॉन फार्म इकोनॉमी है वो इंक्रीज हुई है, ये तो हुआ है। लोग फार्म सेक्टर को ड्रॉप कर रहे हैं, नॉन फार्म सेक्टर में आ रहे हैं, मतलब तीसरा हमें चाहिए। तीसरा हमें चाहिए तो आप यहाँ पर पहला और चौथा तो क्रॉस कर दीजिए क्योंकि उसमें 3 नहीं है। अब तीसरा चाहिए तो 4 देख लीजिए सीधा। द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड, ये सही है क्योंकि लोग माइग्रेट कर रहे हैं, अर्बन एरियाज में जा रहे हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट तो गिर ही रहा है। तो सही जवाब बी निकल के आएगा, यानी कि 3 एंड 4 ओनली। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम 49th क्वेश्चन। 49th क्वेश्चन में पहला तो ये है कि जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स ज़्यादा देता है कंपैरिजन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अब ये इतने बड़े कब से हो गए कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से भी ज़्यादा देने लग गए, ये तो गलत हो गया। बाकी DCCB का यानी डिस्ट्रिक्ट जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि पैक्स को क्रेडिट देते हैं, फंड देते हैं, ये सही है। तो 2 ओनली आपका आंसर है बी, और इसके लिए एक्सप्लेनेशन और जो एक सोर्स इमेज है वो यहाँ पर पेस्ट की गई है। जो हमारा 50 क्वेश्चन है यानी कि इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। बाकी 51 to 75 के लिए नेक्स्ट सेशन आएगा आपके सामने और 76 to 100 के लिए। यहाँ पर साइबर इंश्योरेंस के बारे में है। साइबर इंश्योरेंस हम इसलिए लेते हैं ताकि अगर हमारे ऊपर कोई साइबर हमला होता है, साइबर थ्रेट आता है, तो जो खर्चा आएगा या नुकसान होगा उसकी भरपाई मिल जाएगी। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है। अगर आप सिंपली सेकंड क्वेश्चन को पकड़ें, कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रेंट विलफुली डैमेजेस इट। आपके पास एक कंप्यूटर है, आपने जानबूझ के उसको खराब कर दिया और ऐसा साबित भी हो गया है, तो आपको क्या लगता है इंश्योरेंस वाले पैसे देंगे क्या? आप अपना सामान खुद तोड़ देंगे और बोलेंगे पैसे दे दो? नहीं, वो नहीं देंगे। मतलब 2 हमें नहीं चाहिए। 2 नहीं चाहिए तो आप 2 क्रॉस कर दीजिए जहाँ चाहें। आपका आंसर 1, 3 एंड 4 निकल आएगा। बाकी आप इन तीनों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सही लग रहे हैं। बाकी इसका सोर्स और इसकी जो लिस्टिंग है वो यहाँ पर अवेलेबल है। दैट इंश्योर्स कि ये जो हमारा ऑप्शन है दैट इज़, जैसे हमने इसका जो सही जवाब चूज़ किया है वो बी चूज़ किया है, तो वो सही है। 1, 3 एंड 4 ओनली। ठीक है, तो इस सेशन में हमने ये 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम अगेन विद सोर्स जो कि क्रेडिबल हैं और जस्टिफाइड हैं उनके थ्रू बाकी के जो 25 क्वेश्चंस हैं वो थर्ड यानी पार्ट 3 में लेकर आएंगे और पार्ट 4 में बाकी के 25 क्वेश्चंस आपके सामने अवेलेबल हों। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।